आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग बेटर बाय मार्कस डू सॉटोय बुक के बारे में। गणित यानी मैथमेटिक्स को जब भी हम सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ नंबर्स, इक्वेशंस और लंबी कैलकुलेशंस घूमने लगती हैं। कई लोगों को तो स्कूल टाइम से ही ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स एक बोरिंग और मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम इसे एक अलग नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ नंबर्स की दुनिया नहीं है, बल्कि ये शॉर्टकट्स की दुनिया है। मैथमेटिक्स दरअसल एक ऐसी भाषा है जो हमें प्रॉब्लम्स को तेज़ी से, स्मार्टली और एफिशिएंटली सॉल्व करना सिखाती है। ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, बल्कि एक तरीके की गेम है जहां सही शॉर्टकट ढूंढकर हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मार्कस डू सॉटोय, जो एक मशहूर मैथमेटिशियन है, उन्होंने इस बात को बहुत ही दिलचस्प तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मैथमेटिक्स का असली मकसद सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सटीक तरीके से फॉलो करेंगे तो हमें मैथमेटिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद मिलेगी। को ट्रेडिशनल और लंबे तरीके से सॉल्व करें तो हमारी एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों में ही खत्म हो जाएगी और हम कभी बड़े और मीनिंगफुल सवालों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम मैथमेटिक्स को एक स्ट्रैटेजी की तरह देखें, एक ऐसा टूल जो हमें स्मार्ट बनाने के लिए डिज़ाइन हुआ है। इमेजिन करो कि तुम एक मेज़ में फंसे हो और तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। अगर तुम हर गलती से रास्ता ट्राई करते जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे तुम सीधे सही रास्ता पकड़ सको तो बस यही काम मैथमेटिक्स करता है। यह हमें मेज़ से बाहर निकलने का सबसे फास्ट और सही रास्ता दिखाता है। इसे हम शॉर्टकट कह सकते हैं, लेकिन यह कोई चीटिंग नहीं है, बल्कि यह समझदारी है। मैथ की दुनिया में पैटर्न्स, लॉजिक और रूल्स होते हैं, और जब हम इन पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो हम प्रॉब्लम्स को हल करने में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। जैसे अगर तुम्हें 99 गुणा 101 करना हो तो तुम पूरे तरीके से गुणा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि यह मूलतः 100 - 1 गुणा 100 + 1 है, यानी A + B जो कि A2 B2 होता है, तो तुम्हें सीधा आंसर मिल जाएगा। पर मैथमेटिक्स हमें यह सिखाता है कि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन बिना स्ट्रैटेजी के मेहनत सिर्फ थकावट देती है। अगर हम स्मार्ट तरीके से काम करें तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही बात रियल लाइफ में भी लागू होती है। सोचो, अगर तुम्हें कोई बिजनेस प्लान बनाना है या किसी मशीन का डिज़ाइन करना है तो क्या तुम हर बार छोटी छोटी कैलकुलेशंस में फंसना चाहोगे, या फिर कोई ऐसा तरीका चाहोगे जिससे सारी चीज़ें आसानी से प्लान हो जाएं? मैथमेटिक्स इसी के लिए है। यह हमें प्रॉब्लम्स को मॉडल करना, समझना और तेज़ी से सॉल्व करना सिखाता है। एक और मज़ेदार बात यह है कि मैथमेटिक्स क्रिएटिविटी को भी प्रमोट करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैथ तो एक रिजिड सब्जेक्ट है जिसमें बस एक ही सही आंसर होता है, लेकिन असलियत यह है कि कई बार एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, और इन तरीकों को ढूंढना एक आर्ट की तरह होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक आर्टिस्ट अलग अलग कलर्स से एक ही पेंटिंग को कई तरीके से बना सकता है। मैथमेटिक्स में भी एक अच्छा मैथमेटिशियन वही होता है जो जल्दी और क्रिएटिव तरीके से सॉल्यूशन निकाल सके। मार्कस डू सॉटोय ने यह भी कहा कि दुनिया में जितने भी बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हुए हैं, उनके पीछे मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाहे वो स्पेस की कैलकुलेशंस हो या फिर इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है, और हर जगह शॉर्टकट्स ने ही काम आसान किया है। अब जीपीएस को ही लो, जो हमें रास्ता बताता है। अगर उसके पीछे के मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स ना होते तो हम अब भी पेपर मैप्स लेकर घूम रहे होते। स्कूल में जो चीज़ें हमें बोरिंग लगती थीं, जैसे अलजेब्रा, जियोमेट्री या कैलकुलस, असल में वो सब शॉर्टकट्स के ट्रेजर चेस्ट्स हैं। ये वही टूल्स हैं जो हमें लॉजिकल बनाते हैं, रीजनिंग सिखाते हैं और चीज़ों को सिस्टम से अप्रोच करने में मदद करते हैं। कई बार हमें लगता है कि क्यों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं, या क्यों हमें एंगल के थ्योरम्स याद करने हैं। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि ये सब रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं तो शायद हमें इंटरेस्ट आने लगे। मैथ को अगर हम सिर्फ सिलेबस का हिस्सा मानेंगे तो ये हमेशा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर हम इसे एक सुपर पावर की तरह देखें जो हमें दुनिया को समझने और उसके रूल्स को डिकोड करने में हेल्प करता है,
तो ये सडनली इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बन जाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैथमेटिक्स हमें सोचने का तरीका सिखाता है। ये हमें स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना, पॉसिबिलिटीज इवैल्यूएट करना और एफिशिएंट पाथ चूज करना सिखाता है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है और यही हैबिट हमारे बाकी लाइफ के डिसीजंस में भी काम आती है। अगर तुमने कभी पजल सॉल्व किया हो तो तुम्हें पता होगा कि सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट तब आता है जब तुम शॉर्टकट पकड़ लेते हो और पूरी चीज सडनली इजी लगने लगती है। मैथ भी वैसा ही है। हर सवाल में एक मैजिक ट्रिक छुपी होती है और जब वो ट्रिक समझ आती है तो पूरा सब्जेक्ट मजेदार लगने लगता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इसलिए अगर तुम कभी सोचो कि मैथ तुम्हारे काम की चीज नहीं है तो एक बार फिर से सोचो। ये सिर्फ एग्जाम पास करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को स्मार्टली जीने का तरीका सिखाने वाला सब्जेक्ट है। ये तुम्हें टीच करता है कि कैसे कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट लाया जाए और ये क्वालिटी किसी भी फील्ड में तुम्हें सक्सेसफुल बना सकती है। मार्कस डू सॉटोय की बातों से एक और इम्पॉर्टेंट लेसन ये भी निकलता है कि हमें हर चीज में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पर भी फोकस करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को जल्दी और एफिशिएंटली सॉल्व करने की स्किल हमें और भी बड़े ड्रीम्स और आइडियाज पर काम करने का मौका देती है। अगर हम हर छोटे सवाल में ही अटक जाएं तो कभी भी हम बिगर पिक्चर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मैथ की ब्यूटी ये है कि ये सिर्फ फॉर्मूलास या रूल्स नहीं है, ये माइंडसेट है। और जब ये माइंडसेट डेवलप हो जाता है तब हम हर सिचुएशन में शॉर्टकट ढूंढना सीख जाते हैं। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या कोई भी डेली लाइफ का टास्क, मैथ की तरह सोचने से हर चीज आसान लगने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी इक्वेशन को सॉल्व करो तो उसे सिर्फ नंबर की प्रॉब्लम मत समझो, उसे एक पजल की तरह देखो जिसकी शॉर्टकट की तुम्हें खुद ढूंढनी है। और जब वो की मिल जाए तो बस अनलॉक कर दो उस दुनिया को जो तुमसे कह रही है मैथमेटिक्स इज द अल्टीमेट शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट तुम्हें सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि जिंदगी की हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में काम आने वाला है। बस जरूरत है उस नजरिए को बदलने की जिससे तुम मैथ को देखते हो। जब नजरिया बदल जाएगा तो हर प्रॉब्लम एक नए थ्रिल की तरह लगेगी, एक चैलेंज जिसे सॉल्व करना एक एडवेंचर से कम नहीं होगा। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले कुछ समझने की कोशिश करता है, कहीं इसमें कोई पैटर्न है क्या। पैटर्न यानी एक ऐसा सिस्टम जो बार बार रिपीट होता है या कोई लॉजिक जो चीजों को जोड़ता है। पैटर्न रिकॉग्निशन यानी इन पैटर्न्स को देख पाना, समझ पाना और फिर उसका यूज करके किसी मुश्किल चीज को आसान बना देना। यही तो असली मैजिक होता है किसी स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर का। और यही बात इस किताब में बहुत ही मजेदार तरीके से समझाई गई है। अब सोचो, अगर तुम्हें 1 से 100 तक के सारे नंबर्स को जोड़ने के लिए बोला जाए तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग शुरू करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 और ऐसा करते करते 100 तक जाएंगे। और अगर कोई जल्दी करने की कोशिश भी करेगा तो शायद वो कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएगा। लेकिन एक 9 साल का बच्चा कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने यह काम कुछ ही सेकंड में कर दिया था। कैसे? बस पैटर्न को पहचान कर। उसने देखा कि अगर वो पहले और आखिरी नंबर को जोड़ दे यानी 1 से 100 तो उसे 101 मिलता है। फिर 2 से 99 भी 101 होता है और 3 + 98 भी 101 है। इस तरह से वो 50 जोड़े बना सकता था और हर पेयर का सम 101 था। तो टोटल हो गया 50 × 101 = 5050। बस बिना किसी लंबी एडिशन के, बिना टाइम वेस्ट किए उसने पैटर्न की मदद से आंसर निकाल लिया। और यही है पैटर्न रिकॉग्निशन की ताकत। पैटर्न रिकॉग्निशन एक ऐसी स्किल है जो हम सब में होती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग उसे नोटिस ही नहीं करते। जब हम छोटे थे और अल्फाबेट्स या टेबल्स सीख रहे थे तब भी हम पैटर्न्स ही तो समझ रहे थे। 2 की टेबल में 2, 4, 6, 8 ये एक पैटर्न है। जब तुम किसी डिजाइन को देखकर तुरंत समझ जाते हो कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं तो वो भी पैटर्न रिकॉग्निशन है। यहां तक कि जब तुम किसी दोस्त के बिहेवियर को देखकर अंदाजा लगा लेते हो कि वो किस मूड में है तो वो भी एक तरह का पैटर्न समझना है। असल में पैटर्न रिकॉग्निशन
हमारी थिंकिंग का कोर हिस्सा है। ये हमें सिर्फ नंबर्स में ही नहीं बल्कि लैंग्वेज, म्यूजिक, आर्ट, नेचर और लाइफ की कई सिचुएशंस में हेल्प करता है। जब कोई म्यूजिशियन नए ट्यून को सुनकर उसके कॉर्ड्स पहचान लेता है या कोई पेंटर एक रंग में छुपा दूसरा रंग देख लेता है, तो वो भी इसी स्किल का कमाल है। मैथमेटिक्स में ये स्किल और भी यूजफुल होती है क्योंकि मैथ खुद पैटर्न्स की भाषा है। चाहे वो जियोमेट्री में शेप्स हों, एल्जेब्रा में इक्वेशंस या प्रोबेबिलिटी में चांसेस, हर जगह पैटर्न्स छिपे होते हैं और जो इन्हें जल्दी पहचान लेता है वो बाकी लोगों से तेज निकल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गॉस ने बाकी बच्चों से पहले प्रॉब्लम को क्रैक कर लिया था। अब थोड़ा रियल लाइफ की बात करें। सोचो, अगर कोई ट्रैफिक इंजीनियर पैटर्न समझ ले कि कौन से सिग्नल पर कब ज्यादा रश होता है, तो वो सिग्नल टाइमिंग को एडजस्ट करके पूरी सिटी की ट्रैफिक को स्मूथ कर सकता है। या फिर कोई डॉक्टर अगर बार बार आने वाली सिम्टम्स के पीछे का पैटर्न पकड़ ले तो वो जल्दी डायग्नोस कर सकता है कि पेशेंट को क्या इलनेस है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी लोग पैटर्न्स को देखकर गेस करते हैं कि किस शेयर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। मतलब ये स्किल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हर फील्ड में काम आती है। पैटर्न रिकॉग्निशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग तेज होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आंसर जल्दी पा लेते हैं, बल्कि इसलिए कि हम क्वेश्चन को एक अलग तरीके से देखना सीख जाते हैं। एक ट्रेडिशनल थिंकर शायद हर बार रूल बुक खोलकर सवाल सुलझाएगा, लेकिन एक पैटर्न थिंकर लॉजिक ढूंढेगा, शॉर्टकट बनाएगा और चीजों को क्रिएटिवली सॉल्व करेगा। कई बार पैटर्न रिकॉग्निशन हमें बोरिंग कामों से बचा लेती है। सोचो कि तुम्हें बार बार एक ही टाइप का डेटा एंटर करना है, लेकिन अगर तुम पैटर्न पकड़ लो कि हर तीसरी एंट्री में कुछ कॉमन है, तो शायद तुम उस काम को ऑटोमेट कर सको। इससे न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि एनर्जी भी। और यही तो स्मार्ट वर्किंग होता है। पैटर्न देखना यानी डिटेल्स पर ध्यान देना, छोटी छोटी चीजों में एक बिग पिक्चर को इमेजिन करना। यह सिर्फ मैथ्स नहीं, माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस है। हम जब किसी चीज में पैटर्न ढूंढते हैं तो हम ज्यादा अवेयर होते हैं, ज्यादा फोकस्ड होते हैं और ये हैबिट हमारे सोचने के तरीके को शार्प बनाती है। कई बार पैटर्न्स हमारी जिंदगी को भी गाइड करते हैं। जैसे अगर तुम नोटिस करो कि तुम हर बार किसी टास्क को टालते हो जब वो बोरिंग लगे, तो तुम एक बिहेवियरल पैटर्न समझ रहे हो और जब तुम उसे समझ लोगे तभी तुम उस आदत को ब्रेक कर पाओगे। मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन से न सिर्फ बाहर की दुनिया को समझा जा सकता है बल्कि अपनी खुद की साइकोलॉजी को भी। किताब में गॉस की कहानी सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है बल्कि एक इंस्पिरेशन है कि हम हर प्रॉब्लम को शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम उसका पैटर्न पकड़ लें। वो 9 साल का बच्चा इस बात को समझ गया था जो बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते। उसकी थिंकिंग ने उसे एक जीनियस बना दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पावर सिर्फ उसी के पास नहीं थी, ये हम सब के पास है। आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पैटर्न रिकॉग्निशन पर ही बेस्ड है। जब तुम YouTube पर कोई वीडियो देखते हो और उसके बाद तुम्हें सिमिलर वीडियो सुझाव होते हैं, तो वो एल्गोरिदम तुम्हारे देखने के पैटर्न को समझकर ही डिसीजन ले रहा होता है। जब तुम्हारा फोन तुम्हें सुबह का अलार्म सजेस्ट करता है, तो वो भी पैटर्न को पढ़कर ही कर रहा होता है। मतलब आज की स्मार्ट टेक्नोलॉजीज भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं, जिसे एक बच्चा 200 साल पहले यूज कर चुका था। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को समझें, उससे आगे निकलें, तो हमें पैटर्न देखने और समझने की स्किल को ग्रो करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्यूरियोसिटी रखें, ऑब्जर्व करें और हर चीज़ को थोड़ी गहराई से देखें। जब हम बार बार पैटर्न रिकॉग्निशन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक हैबिट बन जाती है। फिर चाहे वो सुडोकू सॉल्व करना हो या किसी एक्सेल शीट में ट्रेंड पकड़ना हो या किसी कॉन्वर्सेशन में हिडन मीनिंग समझना हो, हमारा माइंड खुद ब खुद पैटर्न की तलाश करने लगता है। तो अगर तुम अगली बार किसी सवाल में अटक जाओ तो बस एक पल ठहर कर सोचो, क्या इसमें कोई पैटर्न है? हो सकता है सॉल्यूशन तुम्हारे सामने ही हो, लेकिन वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक तुम उसे एक अलग नज़र से नहीं देखोगे। पैटर्न रिकॉग्निशन तुम्हें वही नज़र देता है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। और जब हम इस माइंडसेट को अपना लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। फिर हम बोरिंग से बोरिंग सवाल में भी एक थ्रिल महसूस करते हैं और जिंदगी की हर चुनौती एक इंटरेस्टिंग पजल बन जाती है। यही है असली फन। जब लॉजिक और इमेजिनेशन मिलते हैं तब पैटर्न बनता है।
और वही पैटर्न हमें शॉर्टकट्स देता है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम उसके छोटे छोटे हिस्सों में उलझ जाते हैं, जैसे किसी पजल को इतना करीब से देखना कि हमें सिर्फ एक ही पीस नजर आता है, पूरा चित्र नहीं। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो डिटेल्स में इतना खो जाते हैं कि बिगर पिक्चर को देख ही नहीं पाते। लेकिन डू सॉटॉय कहते हैं कि अगर हम थोड़ी ऊंचाई से सोचें, स्ट्रक्चर को समझें, तो हम उस प्रॉब्लम को एकदम अलग नजरिए से देख सकते हैं। ये ऐसा है जैसे हम जमीन पर खड़े होकर रास्ता ढूंढ रहे हों और कुछ भी समझ ना आए, लेकिन जैसे ही हम ऊपर उड़ते हैं, मानो किसी पहाड़ी से नीचे देख रहे हों, हमें पूरा रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। यही है स्ट्रक्चरल थिंकिंग की ताकत। स्ट्रक्चरल थिंकिंग का मतलब है किसी चीज की इनर बनावट को समझना। जस्ट इमेजिन एक बिल्डिंग की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उस स्ट्रक्चर में होती है जो उसे बैलेंस करता है, जैसे बीम्स, कॉलम्स और फाउंडेशन। उसी तरह जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो सिर्फ सरफेस लेवल से समझना काफी नहीं होता। हमें उस स्ट्रक्चर को पकड़ना होता है जो उस प्रॉब्लम को शेप दे रहा है। तभी हम सही डिसीजन ले सकते हैं और सही शॉर्टकट्स भी ढूंढ सकते हैं। सपोज तुम किसी कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और उसमें कई सारे स्टेप्स हैं। अगर तुम हर स्टेप को मैकेनिकली करते जाओगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और थकावट भी होगी। लेकिन अगर तुम एक स्टेप पीछे हटकर सोचो कि इस पूरी प्रॉब्लम की ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, इसका पैटर्न क्या है, तो शायद तुम देख पाओगे कि उसमें कोई सिमेट्री है, कोई रिपीट होने वाला लॉजिक है, या कोई ऐसा तरीका जिससे सारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये अप्रोच केवल टाइम सेविंग नहीं होती, बल्कि बहुत स्मार्ट भी होती है। इस बात को समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक जंगल है और तुम्हें उसमें से रास्ता ढूंढना है। अगर तुम पेड़ों के बीच चल रहे हो तो हर डायरेक्शन में कंफ्यूजन होगा, हर कदम पर डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई ऊंचा टावर मिल जाए और तुम ऊपर चढ़कर पूरे जंगल को ऊपर से देख पाओ, तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ रास्ते हैं, कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट है और कहाँ कहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रक्चरल थिंकिंग उसी तरह से हमें ऊपर उठाकर सोचने की एबिलिटी देता है। डू सॉटॉय कहते हैं कि स्ट्रक्चरल थिंकिंग हमें लैंडस्केप के ऊपर उठा देती है। मतलब हम डिटेल्स में अटकने के बजाय पूरे टेरेन को एक नज़र में देख पाते हैं, और जब हम पूरे सिस्टम को समझ लेते हैं तभी हमें वो शॉर्टकट्स दिखते हैं जो नॉर्मल थिंकिंग में इम्पॉसिबल लगते हैं। ये एक तरह की एरियल व्यू होती है किसी भी प्रॉब्लम की। ज़्यादा अच्छा समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी लो है। अब अगर मैनेजर हर वर्कर से इंडिविजुअली पूछे कि वो क्या कर रहा है, तो वो सिर्फ डिटेल्स में ही अटक जाएगा। लेकिन अगर वो पूरा वर्क फ्लो का स्ट्रक्चर समझे, यानी कौन सा काम किससे जुड़ा है, किस स्टेज पर डिले हो रहा है, कहाँ अननेसेसरी डुप्लीकेशन हो रही है, तो वो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल थिंकिंग उसे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने का तरीका दिखा देती है। यही रीज़न है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में सिस्टम्स थिंकिंग और स्ट्रक्चरल एनालिसिस इतना ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि हर प्रोसेस के पीछे कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम उस स्ट्रक्चर को सही से डिज़ाइन करें तो एफिशिएंसी अपने आप आ जाती है। यही चीज़ डू सॉटॉय मैथ्स में भी कह रहे हैं कि जब हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हम बेहतर तरीके से सोचने लगते हैं। अब सोचो, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ हर सवाल को रोट लर्निंग से सॉल्व करे तो वो सिर्फ सवाल को याद रखेगा, उसका स्ट्रक्चर नहीं समझेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट प्रॉब्लम के पीछे की स्ट्रक्चर को समझे तो उसे हर तरह के सवाल को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग ही उसे फ्लेक्सिबल बनाती है, अडेप्टिव बनाती है। हम इसे आर्किटेक्चर में भी देखते हैं। एक स्किल्ड आर्किटेक्ट सिर्फ दीवारों और खिड़कियों का डिज़ाइन नहीं करता, वो पूरे स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करता है। कहाँ वेट ज़्यादा होगा, कहाँ सपोर्ट देना होगा, कहाँ लाइट नेचुरली आएगी, एयर फ्लो कैसे रहेगा, ये सब स्ट्रक्चरल थिंकिंग का हिस्सा है। और यही उसे एक एफिशिएंट, ड्यूरेबल और ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल थिंकिंग का एक और बेनिफिट ये है कि ये हमें क्लैरिटी देती है। जब हमारे पास कोई मैसी सिचुएशन होती है, जैसे बहुत सारा डेटा या कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप या कोई कंफ्यूजिंग प्लान, तो स्ट्रक्चरल थिंकिंग हमें उस क्लटर से बाहर निकालती है। हम ये सोचने लगते हैं कि कौन कौन से हिस्से जुड़े हुए हैं, कौन से इंडिपेंडेंट हैं और कहाँ कहाँ ब्रेक पॉइंट्स हैं। इससे हमें सही डायरेक्शन मिलती है और हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं।
अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग का। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो शुरू में हमें हर वर्ड याद करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस भाषा के ग्रामर स्ट्रक्चर को समझने लगते हैं, यानी सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ब कहाँ आता है, नाउन किस तरह से बिहेव करता है, तो हमें हर वर्ड इंडिविजुअली याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। हम स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं और उसी से हम नए सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। यही है स्मार्ट लर्निंग, स्ट्रक्चरल वे ऑफ थिंकिंग। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप बनाते समय डेवलपर्स पहले उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, यानी वो सोचते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, उनका आपस में क्या कनेक्शन होगा, कौन सा डेटा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। और एक बार ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। यही रीज़न है कि गुड डेवलपर्स पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं और फिर कोड लिखते हैं। स्ट्रक्चरल थिंकिंग हमारी क्रिएटिविटी को भी अनलॉक करती है। जब हम किसी चीज़ को अंदर से समझते हैं तो हम उसे ब्रेक करके फिर से नई तरह से बना सकते हैं। जैसे एक म्यूजिशियन अगर किसी सॉन्ग के रिदम और स्केल के स्ट्रक्चर को समझ ले तो वो उस पर नए वेरिएशंस बना सकता है। एक राइटर अगर स्टोरी की स्ट्रक्चर को समझ ले, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स, रेजोल्यूशन, तो वो हर बार एंगेजिंग स्टोरी क्रिएट कर सकता है। डू सॉटॉय का ये कहना कि हमें लैंडस्केप से ऊपर उठकर देखना चाहिए एक पावरफुल मेटाफोर है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखनी, बल्कि प्रॉब्लम का एनवायरनमेंट, उसका पैटर्न और उसका इम्पैक्ट भी देखना है। और ये तब पॉसिबल होता है जब हम सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और फिर पूरी तस्वीर को एनालाइज करते हैं। एक और बेनिफिट है कि जब हम स्ट्रक्चरली सोचते हैं तो हम इमोशनली भी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, क्योंकि जब चीज़ें मैस लगती हैं तो हम पैनिक करते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आता है कि ये एक सिस्टम है और हर चीज़ का एक रोल है तो हमें कंट्रोल महसूस होता है। हम सोचते हैं, ओके, ये ऐसा है क्योंकि इसके पीछे ये स्ट्रक्चर है और अगर मैं इसे चेंज करूं तो आउटकम भी बदल सकता है। ये थॉट प्रोसेस हमें एम्पावर्ड बनाता है। स्ट्रक्चरल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमें हर चीज़ को एनालाइज करना होगा, जैसे कोई वेबसाइट क्यों स्मूथ चल रही है, किसी मूवी का प्लॉट क्यों अच्छा लग रहा है, किसी स्पीच में क्यों इम्पैक्ट आ रहा है। जब हम इन चीज़ों के पीछे का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड ट्रेंड हो जाता है हर जगह पैटर्न्स और सिस्टम्स को पकड़ने में। तो अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस चाहते हो, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, कोडिंग हो या आर्ट, स्ट्रक्चरल थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये ना सिर्फ आपको एफिशिएंट बनाती है बल्कि आपको एक विजनरी बनाती है। और विजनरी वो होता है जो चीज़ों को सिर्फ वैसे नहीं देखता जैसे वो हैं, बल्कि वैसे देखता है जैसे वो हो सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स चैलेंज के सामने खड़े हों तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, इज देयर अ स्ट्रक्चर बिहाइंड दिस? और अगर तुम उस स्ट्रक्चर को समझ गए तो शायद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसान, साफ और तेज हो जाए। यही है स्ट्रक्चरल थिंकिंग की असली मैजिक, जो ना सिर्फ शॉर्टकट्स दिखाती है बल्कि सोचने का तरीका ही बदल देती है। जब हम किसी मुश्किल या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग एकदम ओवरलोड हो सकता है। सोचो अगर तुम्हें किसी अननोन शहर की डिटेल्ड मैप दी जाए और कहा जाए कि अब रास्ता ढूंढो, तो शायद तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इतना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक समय पर सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। ऐसे ही सिचुएशन में काम आता है एक सिंपल लेकिन स्मार्ट तरीका, जिसे हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसा तरीका जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट की तरह काम करे। ये कोई गारंटीड परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं देता, लेकिन ये हमें जल्दी, आसान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक पहुंचने में हेल्प करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह की मेंटल ट्रिक है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इतना सिंप्लीफाई कर देती है कि हमारा ब्रेन उसे हैंडल कर सके। हम सब अपनी डेली लाइफ में ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें इसका नाम पता हो या ना हो। मान लो तुम किसी शॉपिंग मॉल में गए और तुम्हें जल्दी से एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना है। अब तुम हर रेस्टोरेंट का मेन्यू पढ़कर कंपैरिजन नहीं करोगे, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इंस्टेड तुम शायद उस रेस्टोरेंट को चुनोगे जहां भीड़ ज्यादा हो, ये सोचकर कि जहां लोग ज्यादा हैं वहां फूड अच्छा होगा। ये एक ह्यूरिस्टिक है।
तुम सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे, बल्कि एक सिंपल सिग्नल भीड़ के बेसिस पर डिसीजन ले रहे हो। ह्यूरिस्टिक्स हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है जब हमारे पास टाइम कम होता है, या जब अवेलेबल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, या जब हमें बस एक गुड इनफ सोल्यूशन चाहिए होता है। हर बार बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए हम ऐसा तरीका यूज़ करते हैं जिससे हम जल्दी और एफिशिएंटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और यही रीज़न है कि ह्यूरिस्टिक्स हमारी थिंकिंग का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। एक बहुत कॉमन ह्यूरिस्टिक है रूल ऑफ थंब, यानी अनुभव के आधार पर बना हुआ एक सिंपल सा रूल जो अक्सर सही निकलता है। जैसे किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन का कहना कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये हमेशा 100% सही नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये वार्निंग सही साबित होती है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, अगर तुम किसी बड़े क्राउड में किसी को ढूंढ रहे हो तो तुम पूरे एरिया को सिस्टमैटिकली सर्च करने की बजाय शायद उस जगह जाओगे जहां वो पर्सन अक्सर जाता है। ये भी एक ह्यूरिस्टिक है। तुम अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से कुछ को इग्नोर कर रहे हो और एक्सपीरियंस या पैटर्न के आधार पर डिसीजन ले रहे हो। ह्यूरिस्टिक्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें ओवर थिंकिंग से बचाता है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं तो अगर हम हर एस्पेक्ट को डीपली एनालाइज करने लगें तो हम डिसीजन पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं, यानी इतना सोचेंगे कि कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ह्यूरिस्टिक्स हमें तुरंत एक्शन लेने की पावर देता है। ये हमें कहता है परफेक्ट मत सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। अब ये जानना जरूरी है कि ह्यूरिस्टिक्स हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं देता। कभी कभी ये बायस्ड या गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इतने यूजफुल होते हैं कि हम बिना सोचे उन्हें यूज करते रहते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो अच्छी होगी, ये भी एक ह्यूरिस्टिक है जो कई बार काम करता है लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन फिर भी हम ऐसे शॉर्टकट रूल्स को अपने डिसीजंस में जगह देते हैं क्योंकि वो लाइफ को आसान बनाते हैं। एक और जगह जहां ह्यूरिस्टिक्स बहुत पावरफुल होता है वो है इमरजेंसी सिचुएशंस। मान लो किसी डॉक्टर के पास एक ऐसा पेशेंट आया है जो अनकॉन्शियस है और टाइम क्रिटिकल है। अब डॉक्टर के पास सारी टेस्ट्स करने का टाइम नहीं है। ऐसे में वो अपने अनुभव और कुछ बेसिक साइंस को देखकर एक क्विक डायग्नोसिस करता है। ये ह्यूरिस्टिक्स का लाइव एग्जाम्पल है, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जल्दी डिसीजन लेना। ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल हम एजुकेशन में भी करते हैं। जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो शुरुआत में हम उसे किसी नोन एग्जाम्पल या एनालॉजी से जोड़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम वाटर फ्लो से कंपेयर करके समझते हैं। वोल्टेज मतलब प्रेशर, करंट मतलब फ्लो और रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। ये कंपैरिजन पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये हमें एक स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग देता है। ये भी एक ह्यूरिस्टिक है। हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय रिलेटिंग इट टू समथिंग वी ऑलरेडी नो। अब जरा गेम्स और स्पोर्ट्स की दुनिया में देखो। एक चेस प्लेयर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो हर बार सारे पॉसिबल मूव्स को कैलकुलेट नहीं करता। वो बोर्ड देखते ही कुछ पैटर्न्स को पहचान लेता है और उसके दिमाग में कुछ रेडीमेड स्ट्रैटेजीज एक्टिवेट हो जाती हैं। ये ह्यूरिस्टिक्स की ताकत है, एक्सपीरियंस से डेवलप्ड मेंटल शॉर्टकट्स जो फास्ट और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स भी एग्जाम्स में ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर दो ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर लगें तो कई बार वो सोचते हैं। ऐसे केसेस में यूजुअली जो लॉन्गर ऑप्शन होता है वही सही होता है। ये भी एक ह्यूरिस्टिक है। ये गलत भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस और टाइम प्रेशर में ये एक प्रैक्टिकल ट्रिक बन जाती है। एआई और कंप्यूटर साइंस में भी ह्यूरिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जब कोई कंप्यूटर बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, जैसे किसी सिटी का शॉर्टेस्ट रूट निकालना जिसमें हजारों रास्ते हों, तो उसमें ह्यूरिस्टिक्स लगाई जाती हैं ताकि सर्चिंग प्रोसेस फास्टर हो जाए। और यही प्रिंसिपल हम इंसान भी फॉलो करते हैं। जितनी कम मेहनत में काम बन जाए उतना बेटर। एक फेमस ह्यूरिस्टिक है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब होता है कि हम उसी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं जो हमारे दिमाग में ईजिली अवेलेबल हो। जैसे अगर न्यूज़ में किसी एयरप्लेन क्रैश की खबर आई हो तो हम सोचते हैं कि एयर ट्रैवल डेंजरस है, जबकि स्टैटिस्टिकली ये बहुत सेफ होता है। लेकिन क्योंकि वो क्रैश हमारे माइंड में फ्रेश है, हम उसकी इंपॉर्टेंस को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। ये भी एक तरह की मेंटल शॉर्टकट है जो हमेशा सही नहीं होती, लेकिन हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है।
ह्यूरिस्टिक्स का एक खास यूज होता है रिलेशनशिप डिसीजंस में भी। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम कुछ लिमिटेड सिग्नल्स के बेस पर उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, जैसे उसकी ड्रेसिंग, बोलने का तरीका या बॉडी लैंग्वेज। ये सब सिग्नल्स हमारे अंदर कुछ मेंटल रूल्स एक्टिवेट कर देते हैं और हम डिसाइड कर लेते हैं कि उस पर ट्रस्ट करना है या नहीं। अब ये जजमेंट हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ये क्विक होता है और यही इस टेक्निक की खासियत है। तो आखिर में बात यह है कि ह्यूरिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जो इंसानों को कॉम्प्लेक्स दुनिया में सिंपल तरीके से जीने में मदद करता है। ये हमारी लिमिटेड ब्रेन कैपेसिटी को सपोर्ट करता है, टाइम बचाता है और हमें ओवर एनालिसिस से बचाकर एक्शन लेने की हिम्मत देता है। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है और इसी वजह से ये हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। अगर हम स्मार्ट बनना चाहते हैं तो हमें ये सीखना होगा कि कौन से ह्यूरिस्टिक्स कब काम करते हैं और कब नहीं। हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा शॉर्टकट यूजफुल है और कौन सा हमें गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारी ह्यूरिस्टिक्स भी रिफाइन होती जाएंगी। इसलिए जब अगली बार तुम्हें कोई टफ डिसीजन लेना हो या कोई मुश्किल प्रॉब्लम फेस हो तो खुद से पूछो, क्या मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इग्नोर करके एक स्मार्ट गेस बना सकता हूँ? अगर हाँ, तो तुम एक इफेक्टिव ह्यूरिस्टिक यूज कर रहे हो और शायद तुम्हारा डिसीजन फास्ट और एक्यूरेट दोनों हो जाएगा। यही है ह्यूरिस्टिक थिंकिंग की ब्यूटी, कम में ज्यादा करने की स्किल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।